एक डिस्प्यूट का मैटर, एक लिटिगेशन का मैटर और 10 प्रोजेक्ट का प्रॉफिट एक प्रोजेक्ट में घुस जाता है। हाँ, ये जिस सोसाइटी में बैठे हैं आम्रपाली, बहुत बड़ा नाम था, एक समय बहुत बड़ा नाम था। बहुत MS धोनी जैसे लोग इसके ब्रांड एम्बेसडर रहे और बाद में फिर सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मतलब ये जिस सोसाइटी में बैठे हैं 10 साल तो ये बंद था प्रोजेक्ट, 10 साल बाद शुरू हुआ। क्यों इतने बड़े बड़े बिल्डर, इतना बड़ा एम्पायर, मतलब आम्रपाली का पूरे देश में प्रोजेक्ट फैले हुए थे और एकदम ताश के पत्तों की तरह पूरा एम्पायर बिखर गया। यहां मैं आपको कुछ कॉमन पर्सपेक्टिव बताऊंगा। मैं सिर्फ आम्रपाली की बात नहीं करूंगा, ओवरऑल देश में ग्रुप्स फेल क्यों हो रहे हैं। मान लो कोई ग्रुप 2012 में 500 या 1000 करोड़ का टर्नओवर करता था, एक दिन में 20-30 मर्सिडीज या BMW उठाते थे उनके चैनल पार्टनर्स। अचानक 8 साल में वो ग्रुप बंद हो गया, ओनर जेल चले जाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसी बहुत कॉमन स्टोरीज है पूरे भारत में। इसके पीछे के 3 बहुत बड़े कारण। सबसे पहला कारण है ओवर लेवरेजिंग ऑफ मनी। ओवर लेवरेजिंग, ओवर लेवरेजिंग, ये तो शब्द ही पहली बार सुना है। हाँ भाई, मन मुताबिक ये तो रिजर्व बैंक से भी ज्यादा डबल ट्रिपल इन्वेस्टमेंट अगर कोई दे सकता है तो वो प्रॉमिस सिर्फ बिल्डर डेवलपर करते हैं इन्वेस्टर को। भाई 2% ले लेना, अरे महीने का 3 ले लेना, 36% सालाना पैसा उठा लेते हैं। इन्वेस्टर का प्रेशर बढ़ने लगता है, प्रोजेक्ट कभी कभी डिले हो जाता है। रियल एस्टेट आपके हाथ में नहीं है। इन्वायरमेंट की एनओसी, फायर की एनओसी, 50 डिपार्टमेंट की एनओसी। हो सकता है भाई आपको प्रोजेक्ट शुरू करते समय 50 डिफिकल्टीज आए, आपने सोचा 2 साल लग जाए, 5 साल। अब आप कैसे वापस करोगे 36% के हिसाब से 5 साल में पैसे? सबसे पहला है भाई, कोई भी अनाप शनाप इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठा लेना। दूसरी उससे भी बड़ी गलती है अकेले सब काम करना। चीफ एवरीथिंग ऑफिसर बन के रह जाते हैं बहुत सारे बिल्डर एंड डेवलपर। पैसा तो उठा लेंगे पर टीम नाम की कोई चीज नहीं है, सिस्टम नाम का कोई चीज नहीं है। पैसा 50 जगह से इन्वेस्टर से उठा लेंगे, कोई पॉलिटिशियन से भी ले लेंगे, लेकिन भाई चलाएंगे कैसे? सब कुछ खुद करने से तो कंपनी नहीं बनती। कंपनी के लिए बड़ी टीम लगती है, स्ट्रांग टीम लगती है। तीसरा उससे भी डेंजरस, ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्रोजेक्ट। इनको ऐसा लगता है कि ये डबल ट्रिपल तो 2 साल में ही कर लेंगे, 5 गुना कर लेंगे जी। अब इनको लगता है जमीन में ऐसी खरीदूं जो 20 करोड़ की हो, प्रोजेक्ट में ऐसा बनाऊं जो 200 करोड़ का हो, लगे मेरे 100 करोड़, बने मेरे 100 करोड़। ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड लेवल पे। और अब मार्केट कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। लोग 30-40% में भी रियल एस्टेट का बिजनेस करने को रेडी है अगर प्रोजेक्ट में प्रॉफिट बच रहा है। आप सोचेंगे 400% बचना चाहिए, अब वो जमाना गया। ये सब जो गलतियां हो जाती है, टीम को बिल्ड ना करना, सिस्टम ना बना पाना, मार्केट से अनाप शनाप रेट पे पैसा उठा लेना, क्लाइंट को फॉल्टी प्रॉमिसेस कर लेना। पता होता है 4 साल भी प्रोजेक्ट बनेगा नहीं, लेकिन प्रॉमिस कर देंगे 2.5 साल में हम टाउनशिप डिलीवर कर रहे हैं। ओवर प्रॉमिस, ओवर प्रॉमिस। एक हो गया ओवर लेवरेज, एक हो गया ओवर प्रॉमिस। ये 2 चीजें होंगी। 2 तो बड़ी होगी, एक सबसे बड़ी है ओवर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ओवर एक्सपेक्टेशन, समय के साथ साथ रेट्स बदलते रहते हैं। अभी वॉर हो रही है, अचानक से 15-20% का मार्केट चेंज हो गया। अब ये इंपैक्ट तो पड़ेगा रेट पे। अब ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब आपको सुनने में 15-20% लगता हो, लेकिन अगर मेरा 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट चालू है और मेरा 3500 करोड़ का लागत लगने वाला है, तो उसका 16% मतलब 400 करोड़ का अचानक से चेंज आ गया। और कमिटमेंट तो आप कर चुके, अरे बेच चुके हो। कमिटमेंट तो छोड़ो, प्री लॉन्च के नाम पे यहाँ लोग 3 दिन में 1000 करोड़ का माल बेचने का प्रॉमिस कर देते हैं। अब बनाते समय तो रियल प्रॉब्लम्स आती है ना। तो आपने एक XYZ रेट में बेच दिया, पूरा बेच दिया। आपके पास कोई रिसर्च नहीं थी। सबसे ज्यादा बिल्डर फेल हो रहे क्योंकि कोई रिसर्च ही नहीं करता। वैसे तो टोटल 8 डिपार्टमेंट है, ये तो 3 गलतियां हुई, लेकिन 8 डिपार्टमेंट के बिना कोई भी कंपनी रियल एस्टेट में बड़ी कंपनी बन ही नहीं सकती। उनको वो 8 डिपार्टमेंट धीरे धीरे अपने कंपनियों में स्ट्रॉन्ग करने ही होंगे अगर वो सच में रियल एस्टेट में बड़ा काम करना चाहते हैं।